हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मतलब 1 से लेके 12 तक और 13 से लेके 15 तक, उनमें मोस्टली क्या था कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, उसमें हमने पहले जनरल सोल्यूशन को फाइंड किया और 13 से लेके 15 तक हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड किया और वो हमने बहुत ईजिली सॉल्व किए क्योंकि हमारे जो बेसिक्स थे वो क्लियर थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक पार्ट मैंने वो क्या बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, और मैंने आपको मैपिंग दी थी जिसकी आप हेल्प से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो आज की वीडियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद से लिखनी पड़ेगी, बट ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट, ओरिजिन मतलब 0,0, गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना यहाँ पर, इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जिन्होंने मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्टिंग से फॉलो किया उनको पता कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेटिव्स की स्टार्टिंग में, जब हमने डेरिवेटिव चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 5, तो वहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करवाई थी कि जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं वही यहाँ पर लिखने वाला हूँ, सिंस वी नो derivative at any point gives us unique slope of tangent। ठीक है, तो therefore slope of tangent इज इक्वल टू dy/dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा, आप इसको क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, x और y, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy/dx। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमने फॉर्म कर ली यहाँ से। अब हमने फॉर्म कर ली, अब क्या, अब देखो हमें नहीं पता कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है या नहीं। अब ये मान के चलो, चाहे हम एक्सरसाइज 9.6 कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इसको होमोजीनियस। अब होमोजीनियस होने के लिए आपको पता है कि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि इसके हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर इज़ मैंडेटरी, आपको याद होगा अगर आपने मेरे से पढ़ा है। अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा तो आपको मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी बुक में नहीं लिखा, ये सब कुछ मेरी तरफ से होता है ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाओ। तो डिनोमिनेटर होना जरूरी होता है होमोजीनियस के लिए, तो यहाँ पर नहीं है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप भी हो सकती है और सेकेंड टाइप भी हो सकती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि देखो अगर मैं इसको देखो ध्यान से देखो, मैं चलो आपको रफ में समझा देता हूँ। तो ये dy/dx है, तो अगर मैं y को इधर ले आऊँ तो ये वाली टाइप बन सकती है, जो क्लियरली बन भी रही है। अगर जस्ट आपका डाउट क्लियर करने के लिए अगर आप इसको उधर लेके जाओगे dx/dy और इसको आप इधर लेके आओगे, देखो इसको मैं उधर ले गया dx/dy बनाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आपको शायद याद होगा, क्वेश्चन नंबर 10th। आप इस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 10th देखना है इसका, उसमें ऐसा ही कुछ था। हमें वहाँ पर टर्म्स को शिफ्ट करना पड़ा था, dx/dy बनाना पड़ा था, बट यहाँ पर x जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, मतलब
देखो ये वाली फॉर्म लिखने के लिए x ऊपर होना चाहिए, जो x ये ऊपर नहीं जा सकता, तो ये वाली फॉर्म ये नहीं है। तो सेकंड टाइप तो ये नहीं है, मतलब ये फर्स्ट टाइप है। तो इसको फर्स्ट टाइप से करने के लिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप में यहाँ पर y होता है इज इक्वल टू x। अब ये हमारी कंपेयर हम इसको कर सकते हैं, तो कंपेयर इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गॉट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो p की वैल्यू y के साथ p है, y के साथ क्या है -1 एंड q कितना है हमारा x। तो आपको पता ही है फंक्शन ऑफ x ओनली, ये कांस्टेंट है, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग हमें कहती है कि जैसे ही आप p और q की वैल्यू को लिख लो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर हम वो भी कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF, ठीक है। तो IF की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, PDX उसकी इंटीग्रेशन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हमारे लिए बहुत ईजी है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और मैं आपको हमेशा सेम पैटर्न से कराता हूँ ताकि आपको सब कुछ याद ही हो जाए। -1 dx, अब माइनस को तो बाहर ही निकाल लो, 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x। तो प्लस सी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो अल्टीमेटली बाद में जाके कैंसिल आउट ही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस सी हम नहीं लिखते। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में कर चुका हूँ, जबकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि प्लस सी हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो बात तो आपके मन में आनी चाहिए ना कि सर पूरी इंटीग्रेशन में हम पढ़ते रहे प्लस सी, बट हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, उसका पीछे रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारी मैपिंग के पास जाएंगे और हमारी मैपिंग कहती है वी गॉट द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी गॉट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of y into if q into if dx, ठीक है। तो which implies y, if की वैल्यू कितनी है e की पावर -x, q की वैल्यू कितनी है x, if की वैल्यू कितनी है e की पावर -x dx। तो बेसिकली अब हमें इसको इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी मैपिंग, और हमारी मैपिंग कहती है कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये नॉन अलजेब्रिक है तो एंगल चेक करो, इसका एंगल कितना है -x, तो वो एक लीनियर फंक्शन है, बट ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, नॉट इंटीग्रेबल, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, x का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, तो डेरिवेटिव से भी हमारी बात नहीं बन रही, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमारी बात बन सकती है। अब आप सभी को पता है कि ये एक अलजेब्रिक है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आइलेट में जो हमारा आइलेट है उसमें a पहले आता है, e बाद में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम यहाँ पर आइलेट वाला रूल जो है वो लगाने वाले हैं। तो y इंटू ई की पावर -x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y इंटू ई की पावर -x। अब इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इसको ना हमेशा मैं ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगी, बट मैंने आपको समझाया कि इसके पीछे की कहानी क्या होती है, कि इसका डेरिवेटिव प्लस सी। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होता है a, तो बेसिकली ये होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं क्वेश्चन को लेंथ ही नहीं कर रहा, मैं आपको उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ कि जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो e की पावर -x और नीचे इसका डेरिवेटिव, ठीक है, e की पावर -x अपॉन -1 प्लस सी। तो बेसिकली ये होता है। यहाँ पर 2x होगा तो डेरिवेटिव 2x, 3x होगा डेरिवेटिव 3x। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये जो एंगल है ये लीनियर हो। अगर ये कुछ और फॉर्म में होगा तो ऐसे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर -x बाय
-1 माइनस x का डेरिवेटिव 1, अब सेम e की पावर -x अपॉन -1 dx। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, y इंटू ई की पावर -x, इस माइनस को अब ऊपर ही लिख लो, x इंटू ई की पावर -x, इस माइनस को बाहर लिख लो, प्लस e की पावर -x dx। अब हमारे लिए बहुत इजी है, y इंटू ई की पावर -x ई की पावर -x प्लस ई की पावर -x बाई -1 प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, -x ई की पावर -x माइनस ई की पावर माइनस ऊपर ले गया प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये जनरल सोल्यूशन है। देखो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, तो इक्वेशन ऑफ कर्व तो आ गई है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पर लिखा गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो आपको याद होगा हमने 10th लो क्लासेस में पढ़ा है कि अगर मान लो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये मान लो एक लाइन की इक्वेशन आपको पता है, तो अगर कोई पॉइंट इस पर लाई करता है, जैसे 1,2 इस पर लाई करता है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, मतलब हम ऐसे चेक करते हैं कि ये पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब सेम अगर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है ये 1,2 से पास हो रही है। अब सेम अगर ये कर्व मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस गिवन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में इसको फिल कर लेते हैं, इसको अपना नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो 0 इंटू ई की पावर -0 माइनस 0 इंटू ई की पावर -0 माइनस ई की पावर -0 प्लस c, 0 इन समथिंग 0, ई की पावर 0 में किसी भी नंबर का 0 कितनी होती है 1, 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, ई की पावर -0 माइनस तो छोड़ ही दो, तो ई की पावर 0 कितनी आएगी 1 प्लस c, तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना आ गया 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c। ठीक है, तो c कितना आ गया 1, तो c कितना आ गया मेरा 1। अब हम क्या करेंगे, पुट इन 1, तो इसको 1 में फिल कर लो, तो यहाँ पर हम करते हैं y इंटू ई की पावर -x माइनस x इंटू ई की पावर -x माइनस ई की पावर -x प्लस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट ये NCERT से मैच नहीं हो रहा, तो थोड़े से एफर्ट्स हम कर लेते हैं, इसको आप इधर ले जाओ ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। ये कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं बार बार कमेंट्स में कि NCERT से आंसर को मैच करना क्यों ज़रूरी है। देखो मैच करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इसको ऐसे ही करना है, तो -x रह गया यहाँ पर -1, अब इसको आप माइनस है ना, इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर x बन जाएगा, तो विच एम्प्लाइज x, इसको इधर ले आओ, प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो, अब आप नॉर्मल क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में मान लो लिखा गया एग्जाम्स में कि प्रूव करो कि इस जो गिवन कर्व है वो ऐसी होनी चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर इतना है, तो मैं इसको इधर ले गया ताकि ये कट हो और मेरे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आपके सामने होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, जस्ट यहाँ पर क्या था कि सब कुछ मतलब कि स्टेटमेंट के तरह हमें लिख के बताया गया था। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो क्या है, सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव हमें क्या रहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई x + y, तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फिर से वो होमोजीनियस नहीं थी, चेक की, फर्स्ट टाइप से वो हमारा हो रहा था, तो मैंने p और q की वैल्यूज़ को निकाल लिया, उसको मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद वैल्यूज़ को फिल किया और हमारे पास कुछ ये आ गया। अब यहाँ पर हमारी मैपिंग ने हमें बताया कि इसको इंटीग्रल पार्ट से करना है, उसको सॉल्व किया और तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया। बट क्योंकि हमें कर्व का सोल्यूशन जो फाइंड करना था वो ओरिजिन से पास हो रही थी, मैंने ओरिजिन से पास कर दी, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, पुट किया, माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की बात कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, जो 0,2 से पास हो रही है
कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है गिवन दैट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व exceeds the magnitude of slope of tangent to the curve at that point by 5। अब देखो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट वाला था, अब उसमें जो स्टेटमेंट थी वो एज कंपैरेटिव टू दिस क्वेश्चन वो थोड़ी सी इजी थी। अब इसमें से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। अब पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, हमें पता कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हमें खुद से फॉर्म करना है और बाद में उसको सॉल्व भी हमें खुद से ही करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार मैं लिख देता हूं, सिंस वी नो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस unique slope of tangent, ठीक है। तो therefore slope of tangent is equal to dy by dx। तो ये आपके नोट्स के लिए, आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। अब मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें जो भी समझना है वो ध्यान से समझना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है। अब देखो सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स, ऐसा करते हैं साथ में रफ में लिखते हैं सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स दो ही होते हैं, एक्स और वाई, ऑफ एनी पॉइंट, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इनका सम ऑन दी कर्व एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, आगे। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं m जो है वो n से 5 ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, m नंबर n से 5 एक्सीड है, मतलब 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx। अब ये जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, ये स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, ये आगे है, कितना आगे है, 5। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, अगर मैं सिंपल से बोलूँ कि जो m पॉइंट है वो n से 5 पॉइंट आगे है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज़्यादा है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अब जिसकी जितनी भी उसकी वैल्यू है ये उससे 5 ज़्यादा है, सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको रफ में समझाया कि m नंबर जो है वो n से 5 ज़्यादा है। तो देखो अगर ये 10 है तो 5 + 5, यहाँ मान लो अगर ये 9 है तो ये कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो जो n नंबर है वो क्लियरली m से, मतलब कि जो m नंबर है वो n से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x + y सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो उससे 5 ज़्यादा है। तो बेसिकली ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख ली, अब दूसरी प्रॉब्लम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कि हम ये नहीं सोच के करेंगे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन है और हमने देखा कि यहाँ पर +5 है, कॉन्स्टेंट है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। और अगर ये होमोजीनियस नहीं है उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये वाली टाइप या ये वाली टाइप। मैं किसी भी टाइप में जा सकता हूँ, बट हमें देखना है कि किस टाइप में, मतलब कि जाने से मतलब कि मतलब जो मेरी वैल्यू है वो इससे मैच करेगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, x + y, अगर मैं 5 को इधर ले आऊँ इज इक्वल टू dy by dx, ठीक है। अब y यहाँ पर है, ये y क्लियरली उधर जा सकता है, चलो ऐसा करते हैं dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू x - 5, ये y को मैं उधर ले गया, तो ये क्लियरली इसके पहली फॉर्म के साथ मैच कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि सर ये तो सेकंड फॉर्म भी बन सकती है, तो अगर आप सेकंड फॉर्म, जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ, तो अगर आप सेकंड फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी, ये नीचे चला जाएगा। और आपको पता है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर था आपका 10th, ठीक है। अब x देखो, अगर मुझे ये वाली टाइप बनानी है तो मुझे x ऊपर चाहिए, तो x ये ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए ये फर्स्ट टाइप से हमारा हो सकता है। तो इसको फर्स्ट टाइप बनाने के लिए थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करो, 5 को इधर ले आओ, y को आप उधर ले जाओ, ठीक है।
तो अब अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ये मेरी मैच कर रही है तो मैं लिख देता हूँ कंपेयर इट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गॉट, अब आपको पता है कि p की वैल्यू कितनी आएगी, p y के साथ क्या है, p y के साथ यहाँ पर क्या है -1 एंड q कितना है हमारा x माइनस 5। और क्लियरली ये फंक्शन ऑफ x ओनली है, ये कांस्टेंट है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि अगर p और q की वैल्यू को निकाल लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, मतलब इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IF, और इसकी वैल्यू कितनी होती है e की पावर पी डी एक्स। तो इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। नाउ e की पावर पी डी एक्स, ई की पावर -1 dx, तो इस माइनस को आप बाहर निकाल लो 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x। अब प्लस सी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्लस सी जो होता है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में नहीं लिखते, इसको बेसिक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ क्योंकि वो बाद में आगे जाके कट ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखते। तो विच एम्प्लाइज हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू तो आ गई e की पावर -x, ठीक है। अब जैसे ही हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, हम क्या लिखते हैं, वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो y, अब IF की वैल्यू आपके सामने है e की पावर -x, अब q था आपका x माइनस 5, IF कितना था e की पावर -x dx। अब हमें इसको बस इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम हमेशा मैपिंग के पास जाते हैं, और हमारी मैपिंग कहती है कि ये नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें एक नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका एंगल कितना है -x, वो एक लीनियर फंक्शन है बट ये इंटीग्रेबल अभी नहीं हो रहा, नॉट इंटीग्रेबल है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा, तो डेरिवेटिव से भी हमारी बात नहीं बन रही, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करने के लिए आपको बताया कि ये कंप्लीटली एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और हमारा आइलेट कहता है कि जो आइलेट में मतलब a होता है वो पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम आइलेट से सॉल्व कर लेते हैं। तो y इंटू ई की पावर -x, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल की इंटीग्रेशन। तो विच एम्प्लाइज y इंटू ई की पावर -x, x माइनस 5। अब इसकी इंटीग्रेशन वैसे मैंने आपको बहुत बार बताई है, e की पावर ax प्लस बी। उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, e की पावर ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव वो कितना होता है a। अब फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज़ नहीं कर रहा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब e की पावर -x की इंटीग्रेशन भी वैसे ही होगी, -x का डेरिवेटिव वो कितना होता है -1 प्लस c। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। अगर आप e की पावर x की भी इंटीग्रेशन देखोगे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि e की पावर x में तो ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअल में वहाँ पर होता है, बट वो हमें दिखता नहीं है या हम बताते नहीं हैं टीचर्स जो हैं। तो एक्चुअल में ये होता है। तो बेसिकली e की पावर x की इंटीग्रेशन वही सेम ही आई है, बट पीछे की कहानी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर कितना आएगा, e की पावर -x डिवाइड बाई -1। अब x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, e की पावर -x डिवाइड बाई -1 dx। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, y इंटू ई की पावर -x, इस माइनस को आप ऊपर लिख लो, x माइनस 5, ई की पावर -x, इस माइनस को आप बाहर लिख लो। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। अब हमें जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है वो भी कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ईजी है। तो माइनस ऑफ x माइनस 5 ई की पावर -x, सेम यहाँ पर ई की पावर -x डिवाइड बाय -1 प्लस c। -1 आपको पता ही है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इंटू ई की पावर -x माइनस x माइनस 5 e की पावर -x माइनस ई की पावर -x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये बेसिकली हमारा जनरल सोल्यूशन है, बट हमें यहाँ पर बोला गया था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हमें यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस, मैं लिख देता हूँ सिंस, मतलब हमें एग्जैक्टली इक्वेशन चाहिए। सिंस गिवन कर्व
मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है या कोई पॉइंट किसी कर्व से पास हो रहा है तो वो पॉइंट हम उस मतलब कि इक्वेशन में फिल कर सकते हैं। सो सिंस गिवन कर्व पासिंग थ्रू, ये पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू 0,2, और ये मैंने नहीं लिखा, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है। तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 1, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो y को 2 e की पावर -0 माइनस 0 माइनस 5 e की पावर -0 माइनस e की पावर -0 प्लस c। अब 0 देखो 2, अब e की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होगी 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होगी 1, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होगी 1। अब माइनस से हमें घबराना है, 0 का कोई साइन होता ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, प्लस c। तो विच एम्प्लाइज, हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना है 2, 5 माइनस 1 4 प्लस c। तो विच एम्प्लाइज c कितना आ गया 2 माइनस 4, विच एम्प्लाइज c कितना आ गया -2। तो इसको हम 1 में फिल कर लेते हैं, पुट इन 1। अब 1 में फिल करना y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू -x माइनस 5 ई की पावर -x ई की पावर -x -2। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर भी रहा है ना नहीं। अब मैच करना क्यों जरूरी है, ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए। अब देखो अभी हमारा आंसर मैंने एनसीईआरटी में देखा कि वो मैच नहीं कर रहा। अब आंसर मेरे सामने है और एग्ज़ाम्स में आपके सामने आपका आंसर होगा कि उसको प्रूव करवाना है। तो देखो अब मुझे ऐसा करो, e की पावर -x को ना आप उधर ले जाओ, माइनस ई की पावर -x डिवाइड बाई ई की पावर -x -2 डिवाइड बाई ई की पावर -x, ठीक है। अब ये क्लियरली आपस में कट हो रहे हैं, ये भी कट हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया। तो बेसिकली मेरे पास कितना रह गया, y इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ही ले जाओ, -x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर -1 रह गया, -2, अब इसको आप ऊपर लिखोगे तो e की पावर x है, ठीक। तो मेरे पास कितना आ गया बेसिकली, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 -x -2 e की पावर x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही कहानी है, सेम वैसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल था, तो एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy/dx बोलते हैं, बट उतना ही काफ़ी नहीं था। इसमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, बट अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बहुत क्लियरली हमें समझ आती है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इसका सम ये एक्सीड कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने +5 कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब क्लियरली यहाँ पर कांस्टेंट तो होमोजीनियस नहीं है, तो ये मतलब कि साथ में मुझे पता लग गया कि ये फर्स्ट टाइप ही बन रही है, सेकंड टाइप ये नहीं बन रही। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो P और Q की वैल्यूज़ को निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल किया, और यहाँ पर क्या था, हमें मैपिंग ने बताया कि इसको इंटीजर बाय पार्ट से करना है। सॉल्व किया और हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया। बट हमें पता कि हमें मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन देना था, तो मैंने 0,2 यहाँ पर फिल किया, C की वैल्यू आ गई, पुट की, थोड़े से एफर्ट्स की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और हमें पता है कि एनसीईआरटी में कि सभी एक्सरसाइज में जो लास्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, ठीक है। अब करना हमें वैसे ही है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx - y इज इक्वल टू 2x², और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बने हैं, मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो क्लियरली बोला गया है, तो इसमें हम कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि होमोजेनियस है या नहीं, हमें यहाँ पर बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं, x dy/dx - y इज इक्वल टू 2x²। इसमें हमें जस्ट बस ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी टाइप हो सकती है, पहली या दूसरी, ठीक है। अब आपको पता कि आपके सामने 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब क्लियरली यहाँ पर x² है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल x की पावर 2 नहीं हो सकती। तो क्लियरली ये सेकंड टाइप तो नहीं है, मतलब ये फर्स्ट टाइप से होगा, श्योर है। और अगर ये श्योर है तो इसको हमें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डिवाइड बोथ
साइड्स बाय एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का ये कुछ भी नहीं होता तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय एक्स। तो क्लियरली ये आपस में कट हो गया, ये भी आपस में कट हो रहा है। वैसे इसका कोई काम नहीं है बट चलो फिर भी हमें आंसर तो करना ही है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x। नाउ compare it with dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब वी गॉट, अब आपको पता है कि p की वैल्यू देखो, y के साथ p है, y के साथ यहाँ पर क्या है -1/x एंड q। चलो वैसे लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। p के q कितना 2x, फंक्शन ऑफ x ओनली दोनों, ठीक है। अब आपको सभी को पता ही है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही हमें पूछा गया क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन वैसे आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है 2 मार्क्स में कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। वैसे इसमें से ना 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना वो पूछ लेते हैं या वो डिग्री या ऑर्डर पूछ लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं तो आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, आप वहाँ पर कट शॉर्ट भी कर सकते हो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब आपको पता है -1/x dx, तो अब आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो तो 1/x dx, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि log mod x प्लस सी, हम यहाँ mod नहीं लिखेंगे ना c लिखेंगे, वो मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि इसका जो mod होता है उसका जो प्लस माइनस होता है उसको कांस्टेंट से एडजस्ट करते हैं और वो कांस्टेंट अल्टीमेटली कट ही हो जाता है, तो उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ई और log को कैंसिल करने की जल्दी करते हैं, यहाँ बीच में माइनस है और ऑप्शंस भी कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, log x की पावर m। अब ये सभी कुछ आपको आता है, मैंने बहुत बार करवा दिया आपको। तो सेम आपको पता है ई और log के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1। अब ई और log कैंसिल आउट, तो x की पावर -1, तो कितना आ गया 1/x। अब क्लियरली ये हमारी ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब देखो ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी MCQ टाइप है। अब देखो इसमें लिखा गया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dx by dy प्लस yx इज इक्वल टू ay, वेयर जो y है वो 1 और -1 के बीच में है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बने। अब इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब इसको मैं आपको तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, जब मैंने आपको बताया था कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, अब इसको मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि इसका कोई रीज़न होता है क्यों दी होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको जब इसका आंसर है तब बता पाऊंगा। अब देखो, अब आपको पता कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। चाहे ये dx by dy वाली फॉर्म में है बट फिर भी हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर y² है तो ये वाली टाइप ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल y है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है उसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो मतलब ये पक्का ये वाली टाइप है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लेट 1 - y² dx by dy प्लस yx इज इक्वल टू ay। तो dx by dy के साथ कुछ भी नहीं आ सकता, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 - y²। तो 1 - y² डिवाइड बाय 1 - y² dx by dy yx by 1 - y² ay अपॉन 1 - y²। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, dx by dy प्लस y अपॉन 1 - y² x इज इक्वल टू ay अपॉन 1 - y²। अब इसके बाद हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर इट विद, कैसे कंपेयर करेंगे, dx बाय मतलब p1x इज इक्वल टू q1 वी गॉट। अब आपको पता है कि x के साथ p1 है, x के साथ यहाँ पर क्या है y अपॉन 1 - y² एंड
Q1 कितना है, ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होता है, P1 dy, ठीक है, ई की पावर। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे यहाँ पर हमें, बट हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF मतलब ई की पावर P1 dy, तो निकालते हैं इसको। अब आपको पता ही है, नाउ ई की पावर P1 dy, ई की पावर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर आके फंस जाएंगे, बट जिन्होंने मतलब कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे से पढ़ी है उनको पता है कि सर यहाँ पर बोलेंगे कि मैपिंग। अब मैपिंग में ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल, तो ये अलजेब्रिक है। इसकी डिग्री कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, नीचे डिग्री बड़ी ऊपर छोटी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, -2y। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर -2y तो ऊपर नहीं है, देखो ये कांस्टेंट है, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, बट y मेरे पास है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जब भी कंफ्यूजन हो dy है ना तो विद रिस्पेक्ट टू y, dx होता तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, कितना आएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। ऐसा करो -2y dy इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पर y dy है ना तो इस -2 को आप उधर ले जाओ, तो y dy की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी बाई -2। तो अब इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ई की पावर y dy की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई -2, 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, t, ठीक है। अब ऐसा करो, इस -1/2 को बाहर निकलो, डी टी बाई टी। अब आप सभी को पता है कि 1/t की इंटीग्रेशन कितनी होगी, लॉग मॉड t प्लस सी। ना तो मैं मॉड लिखूंगा ना प्लस सी लिखूंगा, आपको पता ही है। अब e और लॉग के बीच में फिर से ये आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग x की पावर m को मैं लिख सकता हूँ m log x, ठीक है। तो ये जो m आगे है इसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ। तो सेम यहाँ पर e की पावर log t की पावर -1/2, तो ये कट हो गया, तो t की पावर -1/2 मतलब 1/t की पावर 1/2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास इतना आ गया था, अब t कितना था 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें आंसर को तो वैसे लिखना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, तो विच एम्प्लाइज हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, आपको पता है ये ऑप्शन, मैं आपको बता देता हूँ ये ऑप्शन कौन सी थी हमारी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब वो बता देता हूँ जो यहाँ पर लिखा गया है कि y जो है वो -1 और 1 के बीच में क्यों है। देखो अगर y 1 से बड़ा होगा, देखो आपको समझा देता हूँ, अगर y 1 से बड़ा होगा तो कितना आएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 मतलब 1/रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू वो नॉट डिफाइंड हो जाती। -2, 1 से छोटा नंबर सोच लो -2, अगर आप यहाँ पर वो फिल करोगे तो -2 का स्क्वायर अगेन कितना बनेगा 4, वो भी नेगेटिव वैल्यू बनेगी। तो वो ये जो वैल्यू है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें दिक्कत कहाँ पर आई हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये था, बट हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमें मैपिंग ने बताया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, डेरिवेटिव से हमारी बात बन सकती होगी, डिग्री छोटी नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो हमारा मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कुछ ऐसा बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो करनी मुझे आती थी, मैंने कर दी, ई और लॉग के बीच में जो भी था उसको मैंने हटा दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने फुल टाइम लगाया
और इस तरह से करवाया कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए उसको कर पाओ। मैंने हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से करवाया। मैंने कभी भी ये जल्दी नहीं की मैं अपना जल्दी जल्दी कंटेंट अपलोड कर दूं और मैं अपना फुल कोर्स जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। ऐसा मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा मोटिव यही होता है, चाहे मैं कम वीडियोस डालूं, चाहे मैं ज़्यादा वीडियोस डालूं, शॉर्ट डालूं, लंबी वीडियोस डालूं, उसका मेन मोटिव सिर्फ आपको सिखाना होता है और मेरा मोटिव हमेशा यही रहेगा। अब देखा जाए तो बेसिकली एक्सरसाइज 9.6 के बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है और उसके एग्जांपल्स हैं। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में नया कुछ भी नहीं सीखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।